नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर सहित उनको जानेंगे, जो कि 2020-21 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 12 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। तो विद्यार्थियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको आसानी से पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, कवर करवाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ब्लूप्रिंट का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ब्लूप्रिंट आज नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट प्रश्न जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती हैं? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 पूर्व। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इन चारों पांचों राज्यों की जो सीमा है वो बांग्लादेश को छूती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश को छूती हैं। अगला प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के मध्य में। रिक्त स्थानों की पूर्ति, भारत रिक्त स्थान गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक शब्द में उत्तर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर लंबी। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और अगला प्रश्न है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, जहां से कर्क रेखा गुजरती हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। अब सत्य सत्य, भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 किलोमीटर है। सत्य, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर कर्क रेखा कहलाती है। असत्य, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है। सत्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सत्य, भारतीय राज्य संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। असत्य। अब इसकी सही जोड़ी जान लेते हैं। अध्याय 1 की 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका उत्तर है मानक योग्यत याम्योत्तर। स्वेज नहर 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप का आ जाएगा अरब सागर। पांचवा है भारत की उत्तर पश्चिम सीमा, इसके लिए पाकिस्तान। और भारत की उत्तरी सीमा, इसके लिए आएगा नेपाल, चीन और भूटान। अब अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के पूछे जाएंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत के विशाल मैदान पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न हिमाचल और तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं दून घाटी। इसी प्रकार हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। इस पाठ के रिक्त स्थान जान लेते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। शिमला, मसूरी, नैनीताल रिक्त स्थान नगर हैं, ये पर्यटन के नगर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में खारे पानी की झील बड़ी झील चिल्का झील है।
लक्षद्वीप से बना है, लक्षद्वीप प्रवाल से बना हुआ है। एक शब्द में उत्तर। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। पांच नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये सब भू आकृतियां हैं। अगला है सत्य असत्य। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सत्य। दोआब का अर्थ है नदी की प्रारंभिक अवस्था। असत्य। नम और दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। सत्य। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। सत्य। उडमंगलम जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं। असत्य। अगला है सही जोड़ी। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का ड वाला आ जाएगा 8,848 मीटर। कंचनजंगा के लिए भारत आ जाएगा। मजोली, मजोली के ई वाला आएगा नदीय द्वीप। इसके बाद चौथा है बरखान, ब इसका बालू का टीला। सक्रिय ज्वालामुखी इसका स बैरन द्वीप। और छठा है दक्षिण का पठार, इसका आएगा उत्तर कचार की पहाड़ी। ये थे अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब अध्याय 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी अमेजन नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है डेल्टा या ज्वार नद मुख। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर रिक्त स्थान बनाती हैं, गोखुर बनाती हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल वाली जो है वो है झील है वुलर झील। एक शब्द में उत्तर। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल लिखिए। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा भाग का नाम लिखिए। तो सुंदरवन डेल्टा। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है उसे जल कहा जाता है, झील कहा जाता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। इस पाठ के अपन सत्य सत्य जान लेते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल कुपोषण उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। सत्य। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8,000 मीटर है। असत्य। केरी आलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं। सत्य। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं। असत्य। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। सत्य। अगला प्रश्न है सही जोड़ी में हिमालय के लिए आएगा ड वाला सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा है गंगा, गंगा के लिए भागीरथी गंगोत्री। तीसरा है सिंधु जल समझौता 1960। चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए सांगपो। पांचवा है दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। और छठा है गंगा एक्शन प्लान 1985। अब अध्याय 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी से। लौटते हुए मानसून वर्षा होती है तमिलनाडु से। उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठंडी जलधारा एल नीनो जलधारा है ठंडी। शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर वर्षा के नाम से जाना जाता है तो महावट के नाम से उसको जाना जाता है। इस पाठ की हम रिक्त स्थान पूर्ति जान लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं लू। भारत में मानसून का आगमन होता है जून महीने में। भारत में ऋतुओं को भागों में बांटा गया है 4 भागों में। विश्व के अधिकांश मरुस्थल कटिबंध में स्थित हैं, उष्ण कटिबंध में स्थित हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में जलवायु मानसूनी है। मौसम का क्या अर्थ है? मौसम का अर्थ किसी स्थान पर विशेष किसी खास समय में वायुमंडल की स्थिति से होता है। आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है? कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वृष्टि कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत सर्वाधिक ठंडे महीनों के नाम लिखिए। भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। सत्य। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8,000 मीटर है। असत्य। केरी आलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं। सत्य।
जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, असत्य। एल नीनो स्पेनिश शब्द हैं, सत्य। अब इस पाठ के अपन सही जोड़ियां जान लेते हैं। मानसून, मानसून के लिए आएगा अरबी शब्द, सर्दी के महीने ई वाला आएगा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। तीसरा है मार्च से मई, इसका ग्रीष्म ऋतु। पश्चिमी राजस्थान के लिए आएगा 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा। काल बैसाखी के लिए स आएगा, पश्चिम बंगाल में होती है काल बैसाखी, आम वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होती हैं। तो साथियों, ये अध्याय 4 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक भाग मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज दूसरा भाग अपलोड करने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अध्याय 5 के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे। इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, तो 47,000 प्रजाति पौधे भारत में पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, पर्वत पर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल है 21.05%। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18 क्षेत्र हैं। भारत में नेशनल पार्क हैं 103 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। विश्व में घड़ियाल केवल देश में मिलता है, तो घड़ियाल केवल भारत में मिलता है। सुंदरवन डेल्टा कौन से वन में पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग होता है रक्तचाप में, बीपी में, ब्लड प्रेशर में। इसके बाद अब बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम बताइए, तो गुज्जर और बकरवाल। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया है, तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। उस देश का नाम बताइए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो वो देश भारत है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम, क्षेत्र में केवल पन्ना है जहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सत्य असत्य में सबसे पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सत्य। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, सत्य बात है। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है, पाए जाते हैं, सत्य। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, सत्य। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, असत्य। अभी मैंने बताया था कि भारत में 103 नेशनल पार्क हैं, 100 नहीं है। अब सही जोड़ी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए ड वाला आएगा सघन वन। दूसरा है रबड़, रबड़ के लिए उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा है सागौन के लिए ई आएगा कटिबंधीय पर्णपाती वन। चौथा है नागफनी, नागफनी के लिए ब कटीले वन में पाई जाती है नागफनी। पांचवा है छेवदार, छेवदार के लिए आएगा पर्वतीय वन में छेवदार पाया जाता है। नीलगिरी के लिए बात करें तो जीवमंडल निश्चय है। अब अगला अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, ये अध्याय 2 के उसका है, चैप्टर दूसरी किताब का है, इतिहास वाली किताब से है ये। अपन भूगोल की चर्चा कर रहे थे, तो सही विकल्प चुनकर कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कार्ल दास कैपिटल। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1917 में बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो व्लादिमीर लेनिन वोल्शेविक दल का नेता था। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति, 1914 में रूस पर किसका शासन था, तो 1914 में जार निकोलस का शासन था। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। यूरोप में समाज के पुनर्गठन को बढ़ावा कौन सी विचारधारा ने दिया, तो समाजवादी विचारधारा ने दिया था। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। विश्व युद्ध ने उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा उस समय। अगला प्रश्न है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन कहलाता है। 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई, तो 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार से हुई।
कामिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है? कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कामिटर्न है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना किस सन में हुई? तो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1918 में वोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में किसकी संधि की? तो जर्मनी से की। सत्य असत्य बताना। अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। सत्य। अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन की देन है। सत्य। जो निजी संपत्ति या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वे समाजवादी कहलाते हैं। असत्य। 1917 के पूर्व रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। सत्य। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। सत्य। पेरिस कम्यून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। सत्य। अब सही जोड़ी जान लेते हैं। रूसी संसद, रूसी संसद के लिए स ड्यूमा सही है। रूसी क्रांति का आरंभ पेत्रोग्राद, बोल्शेविक दल का नेता, उसके लिए आएगा द लेनिन। जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी, उसके लिए आएगा रासपुतीन। और रूस का शासक था ई जार निकोलस, रूस का शासन। अगला चैप्टर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित हैं। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जान लेते हैं। हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्र में जापान शामिल नहीं था। अगला है वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। वाल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है? तो वाल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है हिटलर का पूरा नाम क्या था? तो हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और रिक्त स्थान राष्ट्र के बीच हुआ, धुरी राष्ट्र के बीच। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है? ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है उसको कंसंट्रेशन कैंप शब्द कहा जाता है। हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे प्रसिद्ध किया? तो नाजीवाद ने उसको प्रसिद्ध किया। ब्लांड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो ब्लांड शब्द का प्रयोग नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नार्डिक जर्मन आर्य के द्वारा किया जाता है। अगला है हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो मीन कैम्प उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। युंग फॉक से क्या तात्पर्य है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन को युंग फॉक कहा जाता है। अगला है सही जोड़ियां बनाइए। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि के लिए आएगा स वाला, 1919 में हुई थी। गेस्टापो, गेस्टापो के लिए जर्मन गुप्तचर संस्था को गेस्टापो कहा जाता है। आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में। राइख स्टेग के लिए आएगा जर्मन संसद को राइट स्टेग कहा जाता है। और 5वां है म्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार जो सितंबर 1935 में किया गया था। अब सत्य असत्य बताना है इस चैप्टर के। युंग फॉक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। सत्य। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबरी का हक देना था। असत्य। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र की विचारधाराओं का संघर्ष था। सत्य। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। असत्य। नवंबर के अपराधी शब्द वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता है। सत्य। अब हम राजनीति विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र से प्रश्नों को जानेंगे जिसमें अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं और 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है रंगभेद की नीति के ने लोगों को किस आधार पर बांटा? तो चमड़ी के रंग के आधार पर। आबादी में अश्वेतों का हिस्सा था 3/4। मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता है रंगीन चमड़ी। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी, दमनकारी नीति उनके लिए बनी हुई थी। गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए क्या लेना पड़ता था? तो परमिट लेना पड़ता था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में के खिलाफ आंदोलन किया था, तो गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में रिक्त स्थान को 28 वर्षों का कारावास दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों का कारावास दिया गया था। नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप की जेल में रखा गया था। नस्ली भेदभाव, रिक्त स्थान आधारित व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संबंधित थी, तो रंगभेद की नीति। गोरों ने रिक्त स्थान का शासन अपने हाथों में ले लिया था, तो दक्षिण अफ्रीका का शासन। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर।
26 अप्रैल 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया? तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा लहराया गया। नेल्सन मंडेल द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखिए। तो नेल्सन मंडेल द्वारा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? तो काले लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था। संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए, समझाइए। संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका ने गोरों को माफ कर दें की नीति पर काम किया गया। अब सत्य असत्य, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है सत्य। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे, सत्य। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, सत्य। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में नहीं था, असत्य। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है, सत्य। अब सही जोड़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। यंग इंडिया पत्रिका के लिए 1931। चौथा है भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और लास्ट है किसी दस्तावेज का हिस्सा अनुच्छेद, उसको धारा कहा जाता है। अगला चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। इस संस्थाओं के कामकाज से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। लोकतांत्रिक परंपरा व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है कानून का पालन। भारत की संसद का नाम लिखिए, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? संसद। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन हासिल होता है? लोकसभा का। अगला प्रश्न है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। पल्स पोलियो अभियान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 1979 में गठित दूसरे पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 27%। लोअर हाउस किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सत्य सत्य, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, असत्य। किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, सत्य। हमारे राजनीतिक संस्था व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, सत्य। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं से नहीं है, असत्य। सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित एवं निगरानी करती है, सत्य। अब सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी के लिए राज्यसभा के लिए आएगा द प्रभावशाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आएगा कायदे कानून मानना, सिविल सर्वेंट के लिए आएगा नौकरशाह। चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 5वां है सर्वोच्च न्यायालय में देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने का कार्य इसका होता है। तो साथियों, ये थे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करता हूँ कि सारे वीडियो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो DE और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जितने भी कोर्स के चैप्टर हैं, चाहे कोई सा भी विषय हो, सभी विषय के ऑनलाइन वीडियो आप तक उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आप 2 वीडियो इसकी कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आज हम अर्थशास्त्र के चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें क्योंकि 12 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं इस प्रारंभ होने वाली हैं। तो आप देर ना करें, सारे प्रश्न एक वीडियो को 3-4 बार सुन लें ताकि आपके कंठस्थ दिमाग में बैठ जाएंगे। इनके स्क्रीनशॉट ले लें या और कापी में इनको नोट करते जाएं ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होगी। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला चैप्टर है अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इस अध्याय से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका 1 अंक निर्धारित है। मानव पूंजी उदाहरण है डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो परिवहन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर है 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की जो दर है वो 74% है। तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल हैं। तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में बैंकिंग क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब रिक्त स्थान जान लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः रिक्त स्थान बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं रिक्त स्थान पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं, तो वो मानवीय पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र के ये उदाहरण हैं। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कहलाती है। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाली संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण देश की क्या होती है? मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। अब एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है? जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अधिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है मृत्यु दर से क्या अभिप्राय हैं? तो एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों से तात्पर्य मृत्यु दर से होता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई 2 बेरोजगारी के नाम बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं। सही जोड़ी बनाइए। प्राथमिक क्षेत्र के लिए आएगा कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए छिपी बेरोजगारी, पूंजी निर्माण कारक के लिए आएगा 3 के लिए द शिक्षा व्यवस्था, चौथा है शिक्षित बेरोजगारी के लिए ई वाला आएगा नगरीय क्षेत्र, जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए आएगा जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है सत्य। सत्य बताइए। बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है, असत्य। परिवहन के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, असत्य। मानव पूंजी कौशल उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, सत्य। शिशु मृत्यु दर का संबंध 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु से है, सत्य। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर पर निर्भर नहीं करती, असत्य।
अब अध्याय 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम जानेंगे। निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंकों के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए, तो 2100 कैलोरी का उपभोग होना चाहिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई 1999 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई 1993 में। निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग 2400 कैलोरी का उपभोग ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। एमएसपी का क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको अपन अंग्रेजी में कहें, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। अंत्योदय कार्ड का संबंध है। अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी गरीबों के लिए है। अन्नपूर्णा योजना संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों से। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान उन्मूलन के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, तो गरीबी उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसका पूरा नाम है। निर्धनता उन्मूलन के लिए रिक्त स्थान वृद्धि दर नियंत्रित करना आवश्यक है, तो निर्धनता उन्मूलन के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामोदय योजना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए गए हैं। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध के उत्पादन से। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो गेहूं और चावल की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कौन से राज्य में पड़ा था? तो भारत में सर्वाधिक भयानक अकाल 1943 में बंगाल राज्य में पड़ा था। अमूल डेयरी भारत के राज्य में स्थित है, तो अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेक्षण संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुई? तो मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्धनता के निरोधी उपाय कोई दो बताइए। तो पहला उपाय है आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, उत्पादन का क्या उद्देश्य है? तो ऐसी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती हैं, उसको उत्पादन कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण, विनिर्माण उद्योग शामिल द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब सही जोड़ी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके लिए ई वाला 1 अप्रैल 1999 में ये योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ये 11 दिसंबर 1997 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 2 अक्टूबर 1993 में लागू की गई। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में लागू की गई। और पांचवा है अंत्योदय अन्न योजना, तो 25 दिसंबर 2001 को अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सत्य असत्य अपन जान लेते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। सत्य, निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, सभी राज्यों में अलग अलग है। बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। सत्य बात है, बिहार और उड़ीसा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं। पश्चिम बंगाल को भूमि सुधार कार्यक्रम से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। सत्य, आय स्तर की तुलना का आधार निरपेक्ष गरीबी से है। असत्य, रोजगार गारंटी अधिनियम 2004 में शुरू किया गया, ये असत्य है, क्योंकि रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया और इस योजना का पूरा नाम ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में लागू किया गया था। तो साथियों, आशा करता हूं कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।